हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमकेएस बायोविजन। आज से हम लोग नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करें। ये जो क्वेश्चन है ये CSIR नेट में पार्ट बी का क्वेश्चन है, जेनेटिक्स का, जो 2024 में पूछा गया है, उसके सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं एक बार। Given below are a few statements related to inheritance biology, यानी कि जेनेटिक्स का ये प्रश्न, क्लासिकल जेनेटिक्स का ये प्रश्न है। जो इसके ऑप्शंस हैं ये हैं, क्वांटिटेटिव ट्रेट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन इन फिनोटाइप, पहला ऑप्शन। पॉलीजेनिक ट्रेट्स नेवर शो ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोटाइपिक वेरिएबिलिटी, दूसरा ऑप्शन। ऑप्शन सी है, एसोसिएशन मैपिंग कैप्चर्स वाइडर जेनेटिक वेरिएबिलिटी देन बायपेरेंटल लिंकेज मैपिंग। बल्क सेग्रीगेशन कैन बी यूज्ड फॉर मैपिंग ऑफ मोनोजेनेटिक ट्रेट्स। हम लोग हर ऑप्शन को समझने का प्रयास करेंगे और फाइनली ये कंक्लूड करने का प्रयास करेंगे कि कौन सा सही आंसर है। इसमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि नीचे लिखा गया है which of the following options represent a correct combination। अब ये करेक्ट कॉम्बिनेशन हमको फाइंड आउट करना है, कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन है। अब ऑप्शन को समझना पड़ेगा डिटेल में। क्वांटिटेटिव ट्रेट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन इन फिनोटाइप। हम जानते हैं कि क्वांटिटेटिव ट्रेट या पॉलीजेनिक ट्रेट है, सभी वैल्यूज पाए जाते हैं। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन जब भी होगा तब उसमें ये डिसरप्टिव सिलेक्शन टाइप का, जब किसी नेचर में डिसरप्टिव सिलेक्शन होता है तो एक्सट्रीम वैल्यू को ही सेलेक्ट किया जाता है, लेकिन इसमें कंटिन्यूअस वेरिएशन है तो पॉपुलेशन में जो एक्सट्रीम फिनोटाइप है उसके बीच के सभी रेंज के फिनोटाइप पाए जाएंगे। तो इस तरह से ये जो है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन जो है ये नहीं है, यानी कि क्वांटिटेटिव ट्रेट क्या है, ये कंटिन्यूअस वेरिएशन को शो करता है। ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है, पॉलीजेनिक ट्रेट्स नेवर शो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोटाइपिक वेरिएबिलिटी। ये कह रहा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें हम क्या देखते हैं कि एक बेल शेप का कर्व होता है और जो मीन होता है यानी कि एवरेज वैल्यू होता है उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, जबकि एक्सट्रीम वैल्यू की प्रोबेबिलिटी सबसे कम होती है। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। बेल का शेप कैसा हो ये डिपेंड कर, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है। ये भी नॉर्मल कर्व है, ये भी नॉर्मल कर्व है, ये भी एक नॉर्मल कर्व है और ये भी एक नॉर्मल कर्व ही है। इसमें दोनों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है। दोनों में फर्क क्या है, इसमें जो है स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, लेस है, और इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है। जो बेल की चौड़ाई है वो डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसमें कम है, इसका ज्यादा है। +-2 स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मीन से +2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, जितना भी स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको गुना करें तो 95% जो वैल्यू है वो लाई करता है इसी जोन में, जबकि जो रिमेनिंग 5% है वो एक्सट्रीम वैल्यू होता है। ऐसे तो ए और बी ऑप्शन के गलत हो जाने से ही हमारा आंसर चला आता है। ये बचता है सी और डी, और हमें एक कॉम्बिनेशन पूछा जाता है, कौन सा राइट कॉम्बिनेशन, तो सी और डी सही होता है, यानी 4 सही है। लेकिन हम ये देखते हैं कि आखिर सी और डी भी क्या करता है। इस ऑप्शन को भी पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें सीखना है। ए और बी जो है ये सिंपली क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स से जुड़ा हुआ है। जो सी और डी पार्ट है वो मैपिंग से जुड़ा हुआ है। मैपिंग क्या है, पहले क्या है मैपिंग, व्हाट इज मैपिंग? मैपिंग क्या है? मैपिंग है टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ ए
जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑन द क्रोमोजोम। तो ये किसी क्रोमोजोम पर कहाँ कोई जीन है, इसको हम फाइंड आउट करते हैं लिंकेज। तो फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोजोम। यानी कि जीन पर सेंट्रोमियर के रिस्पेक्ट में और सारे जीन कहाँ अवस्थित हैं, उसी को हम मैपिंग कहते हैं। सी और डी जो है ये राइट आंसर है। सी क्या कहता है? सी कहता है एसोसिएशन मैपिंग कैप्चर्स वाइडर जेनेटिक डाइवर्सिटी देन बायपेरेंटल लिंकेज मैपिंग। ये दो तरह के मैपिंग की चर्चा करता है। एक है एसोसिएशन मैपिंग, जिसको हम जीवास या जीनोम वाइज एसोसिएटेड स्टडी के भी नाम से जानते हैं, और दूसरा है बायपेरेंटल लिंकेज मैपिंग। बायपेरेंटल लिंकेज मैपिंग जिसको हम क्यूटीएल मैपिंग भी कहते हैं। ये जीनोम वाइज एसोसिएटेड स्टडी क्या होता है? ये होता है किसी नेचुरल पॉपुलेशन में जेनेटिक डाइवर्सिटी को देखने के लिए ये किया जाता है। इसमें नेचुरल पॉपुलेशन को नेचुरल कंडीशन में उसके किसी खास जीन ऑफ इंटरेस्ट से, जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसका कि फिनोटाइप पता करना है, उसके साथ हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि स्निप को जोड़ देते हैं, और इस स्निप को क्लोनिंग करके बाद में ये पता करते हैं कि डाइवर्सिटी कितना है उस नेचुरल पॉपुलेशन में इस पर्टिकुलर जीन का के लिए। तो अब दूसरा जो मेथड है वो है बायपेरेंटल लिंकेज मैपिंग। ये कंट्रोल्ड कंडीशन में किया जाता है। ये नेचुरल कंडीशन में किया जाता है और ये कंट्रोल्ड कंडीशन में किया जाता है। और इसमें करते हैं दो सेग्रीगेटिंग पेरेंट्स के बीच में ब्रीडिंग कराते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये जो बायपेरेंटल लिंकेज मैपिंग है, ये क्वांटिटेटिव ट्रेट लोसाई को पता करने के लिए होता है। इसका मतलब ये पॉलीजेनिक ट्रेट को पता करता है कि उस पर्टिकुलर पॉलीजेनिक ट्रेट जो है उसके जीन्स क्रोमोजोम पर कहाँ कहाँ है। ट्रेट तो एक ही है लेकिन वो मल्टीपल जीन के द्वारा रेगुलेट हो रहा है, तो जीनोम में वो जीन कहाँ कहाँ है इसको पता किया जाता है। अब दोनों के बीच में अंतर थोड़ा देखते हैं। ये जो एसोसिएटेड मैपिंग है या जीवास है, द पर्पस ऑफ जीवास टू आइडेंटिफाई जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म एसोसिएटेड विथ पर्टिकुलर जीन इन ए नेचुरल पॉपुलेशन। जैसा कि मैंने पहले कहा कि नेचुरल पॉपुलेशन में एक खास जीन के साथ जो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म जुड़ा हुआ है उसी का एनालिसिस करते हैं ताकि हमको जेनेटिक डाइवर्सिटी का पता चल सके। दूसरा है बायपेरेंटल लिंकेज मैपिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि दो सेग्रीगेटिंग पेरेंट्स, यानी कि इसमें जो भी जीन कंसीडर किए गए हैं वो सेग्रीगेट करने वाले हैं, वो लिंकेज शो नहीं करते हैं। तो दो पेरेंट को क्रॉस कराया गया, F1 हमें मिला। F1 के बाद फिर सेल्फिंग से F2 और F2 के बाद फिर F3 भी करा सकते हैं। फाइनली वी गेट ए रिकॉम्बिनेंट इनब्रेड लाइन, दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट इनब्रेड लाइन। यानी कि F2 F3 के बाद जो फाइनल पॉपुलेशन होगा वो रील कहलाएगा, रिकॉम्बिनेंट इनब्रेड लाइन। और दूसरा एक जो पाथ है इसका, उसमें है F1 का हम एंथर कल्चर कर लें, फिर क्रोमोजोम डबलिंग करके हम डबल हेप्लॉइड प्लांट बना लें जो कि फर्टाइल होता है। रील हो या डबल हेप्लॉइड प्लांट हो, इसका हम पॉलीमॉर्फिज्म देखते हैं, इसका पॉलीमॉर्फिज्म का एनालिसिस करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हम देखते हैं इसमें इसके पेरेंट के जीनोम के भी किसी खास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसके पेरेंट के जीनोम को, और ये रील और या फिर डबल हैप्लॉइड वाले जो ऑफस्प्रिंग है इसके जीनोम को हम ट्रीट करके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो भी हमको बेंडिंग पैटर्न मिलता है उसको हम कंपेयर करते हैं। तो इस तरह से दोनों का अलग अलग पर्पस है।
तो ऑब्वियसली ये सही है। ये एसोसिएशन मैपिंग क्या करता है, वाइडर जेनेटिक डाइवर्सिटी, जैसा कि मैंने कहा कि जेनेटिक डाइवर्सिटी को के लिए किया जाता है। और दूसरा जो बाय पेरेंटल लिंकेज मैपिंग है, ये किया जाता है क्वांटिटेटिव ट्रेट लोसाई को पता करने के लिए। अब कम टू द लास्ट ऑप्शन दैट इज डी इज ऑल्सो ट्रू। डी ऑप्शन है बल्क सेग्रीगेंट एनालिसिस कैन बी यूज्ड फॉर मैपिंग ऑफ मोनोजेनेटिक क्वालिटेटिव ट्रेट्स। बल्क सेग्रीगेंट एनालिसिस यानी बीएसए का क्या पर्पस है करने का। बीएसए हम जब भी करते हैं तो ये हम क्वालिटेटिव ट्रेट्स के लिए ही करते हैं, यानी कि जो मोनोजेनेटिक नेचर के होते हैं उसके कंट्रास्टिंग फीचर होते हैं, जैसा कि मेंडल्स का टॉल एंड ड्वार्फ था। तो उसी टिपिकल एग्जाम्पल को हम लेते हैं, P1 यहाँ टॉल है, P2 ड्वार्फ है। इसमें क्रॉस करने के बाद F1 मिला है, F1 में फिर सेल्फिंग के बाद F2 और फाइनली हमें एक रिकॉम्बिनेंट इनब्रेड लाइन मिलता है। रिकॉम्बिनेंट इनब्रेड लाइन मिलता है जो बिल्कुल सेल्फिंग के द्वारा तैयार किया जाता है। और ये अब हम क्या करते हैं कि इसका जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म का एनालिसिस करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि P1 P2 यानी कि ये पेरेंट के डीएनए हुए और R1 R2 R3 R4 ये रिकॉम्बिनेंट लाइन हुए। तो ये सभी का डीएनए को हम लोड करते हैं एक जेल पर और उसको रन कराते हैं, तो हमें एक बैंड मिलता है, सभी का बैंड मिलता है और हम उस बैंडिंग पैटर्न को कंपेयर करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो P1 में है ये बैंड नंबर 3 जो है ये मिसिंग है और R1 में भी जो बैंड नंबर 3 वो मिसिंग है। इसका मतलब है मोनोजेनेटिक ट्रेट P2 क्या है, रिसेसिव ट्रेट है, यानी इट इज ड्यू टू लॉस ऑफ एक्टिविटी ऑफ सर्टेन जीन। तो लॉस ऑफ फंक्शन का केस है, लॉस ऑफ फंक्शन LOF का केस है, तो तभी ये ड्वार्फ हुआ है। अब और R1 प्लांट भी ड्वार्फ है, यानी कि ये इस बात को शो करता है कि ये जो पर्टिकुलर बैंड है डीएनए का, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्वार्फनेस। मतलब टॉल प्लांट में ये जीन है और ड्वार्फ में नहीं है। मान लीजिए इस जीन का यदि हम इस जीन का मॉलिक्यूलर वेट पता करें और मान लीजिए ये कि 900 किलो बेस पेयर का ये जीन है, तो से ये डीएनए का सीक्वेंस है। तो ये 900 बेस पेयर सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस टॉल वाले प्लांट में मौजूद है, लेकिन ड्वार्फ वाले प्लांट में और ड्वार्फ वाले रिकॉम्बिनेंट लाइन में ये एब्सेंट है। तो ये इसका मतलब हुआ कि यही फ्रेगमेंट है जो उस पर्टिकुलर एंजाइम को कोड करता है, जिसके एक्सप्रेशन के कारण प्लांट टॉल होता है। वी हैव डिस्कस्ड ऑल द 4 ऑप्शंस इन डिटेल और C and D जो राइट चॉइस है इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। एक इसके बाद हम सोच रहे थे कि पार्ट C का एक प्रश्न लें, लेकिन द वीडियो हैज बिकम क्वाइट लेंथी, सो दैट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्कस टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट C वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।